जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक उस हिस्सा की बात करने वाले हैं जो आपका एनसीईआरटी जो है वो साइड कर दिया है, लेकिन कभी कभार देखा गया है कि बिहार बोर्ड ने इस पर जो है क्वेश्चन पूछा ही है। पहले तो अमूमन इससे क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा ही जाता था। हटाने के बाद भी कई बार हमने ऐसा देखा है कि क्वेश्चन पेपर में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो इसके प्रति जैसे होता ना कि अगर मान लो डर है कि भाई इससे क्वेश्चन कर दिया, अगर हमने नहीं पढ़ा तो क्या जवाब देंगे, है ना। तो उससे बढ़िया है कि छोटा सा चैप्टर है, पढ़ ही लिया जाए, उसको बढ़िया से एक बार देख लिया जाए। और इतना आसान टॉपिक है कि एक दो बार रिवाइज आप करोगे ना, पर अच्छा से ये चीज़ें जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली। संचार प्रणाली का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ढोने वाला जो सिस्टम है उसी को हम लोग संचार प्रणाली बोलते हैं। आपका मोबाइल फोन, टेलीविजन, आप जो वीडियोस देख रहे हैं ये भी आपका संचार प्रणाली का ही हिस्सा है ना। तो दरअसल संचार प्रणाली जो काम करता है उसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो फंक्शन करता है, किन किन डिवाइसों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये छोटा मोटा चीज़ें जो है उसका डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना या वो तमाम चीज़ें को समझने का जो है इस चैप्टर में प्रयास किया जाता है। तो मूल रूप से ये जो चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स का आखिरी टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक है, आसानी से आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं और एक ही क्लास में हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, इजी तरीका से आप इसका नोट्स भी बना लेंगे और बढ़िया से इसको रिवाइज भी कर लेंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसा कि हमने आपको कहा कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक जो भेजने का जो व्यवस्था होता है उसी व्यवस्था को या उस सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। वही डेफिनेशन के रूप में भी हम यहाँ पर लिख रखे हैं, द सिस्टम थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म ट्रांसमिट। यहाँ पर जो है ना ट्रांसफॉर्म्ड जो है, इसके जगह पे आप ट्रांसमीटेड ऐसे लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नॉन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने वाला जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम करने का मतलब आप जो कम्युनिकेशन सिस्टम को वर्क करवाते हैं तो उसमें किन किन बातों पर मूल रूप से फोकस किया जाता है, जो मेन बातें हैं। वैसे तो उसके अंदर में ढेर सारा बात है, लेकिन जो मेन बात है वो क्या है उसका एक डायग्राम बना करके आप दिखाइए, उसी को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और केवल पहले क्या क्या होता है, इससे क्वेश्चन जब पूछता है तो केवल ब्लॉक डायग्राम लिखने के लिए 2 नंबर दे देता है ना, कि ब्लॉक डायग्राम केवल बना दीजिए। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, हम हमारा एक बड़ा फेमस सा उदाहरण है, जब आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं तो दरअसल आप जब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो यात्री के रूप में आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप कहीं पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो आपका एक मूल पहचान होता है, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो इंफॉर्मेशन का एक मेन जो है ना उसका मूल जो है पहचान होता है। लेकिन जब आप अपने आप को इंफॉर्मेशन और यात्री ऐसे जोड़ करके समझो, जब आप स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का व्यवस्था करता है। रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया या बस स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गया, ये सब क्या करता है, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का व्यवस्था करता है। इसीलिए इन तमाम जगहों को क्या बोलेंगे, ट्रांसमीटर। ये ट्रांसमीटर का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। और जिस माध्यम के द्वारा आपको भेजने का काम करेगा, यानी एरोप्लेन या फिर आपका जो है ट्रेन या फिर बस, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन चैनल या सीधा चैनल भी बोल सकते हो। और जहां पर आप फिर से वापस उतरेंगे, जहां पर आप वापस आएंगे उसको आप बोलेंगे रिसीवर। और फिर वापस आप अपने घर चले गए, यानी कि आप फिर से वापस इंफॉर्मेशन बन गए। तो इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए पहली बात तो इंफॉर्मेशन जो आपका है उसको भेजने के लिए ट्रांसमीटर के पास जाना पड़ेगा। ट्रांसमीटर कहाँ रखेगा, कम्युनिकेशन चैनल पे। और इस कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा आप कहाँ जाइएगा, रिसीवर के पास। और रिसीवर के बाद फिर आपका वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर को आप देते हैं, ट्रांसमीटर जो होता है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है ना।
इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, किसको? कम्युनिकेशन चैनल को, और ये कम्युनिकेशन चैनल ढोएगा उसको और कहाँ पहुंचाएगा? रिसीवर के पास, और रिसीवर फिर आपको क्या करेगा? वही इंफॉर्मेशन वापस दे देगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से फंक्शन करता है, और इस प्रकार से आपको ये ब्लॉक डायग्राम जो है एकदम क्रम वाइज जो है वो ध्यान में रहना चाहिए। तो ये पहला पेज है कम्युनिकेशन सिस्टम का, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप नोट्स बना लीजिए, अपना जो भी नोट्स होगा इसका आप बना लीजिए। अब इसी में हम डिफाइन कर देते हैं इस कंपोनेंट को। इसमें आप मूल रूप से अगर देखे होंगे तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा देर के लिए साइड कर दें, तो आपका 3 कंपोनेंट मेन था। एक ट्रांसमीटर, इसको हिंदी में प्रेषित्र बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन चैनल, इसको हिंदी में बोलते हैं संचार चैनल, संचार चैनल इसको कहते हैं, और एक है आपका रिसीवर, इसको आप संग्राहक या अभिग्राही भी बोल सकते हैं, संग्राहक या अभिग्राही ये भी आप बोल सकते हैं। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? द डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिट इट विच इज कैरिंग मैसेज और सिग्नल। माने वैसा यंत्र जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है तथा उसे प्रेषित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेषित्र बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेषित्र बोलेंगे। इसी को हम लोग प्रेषित्र कहेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा और इसको क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा, मतलब प्रेषित करेगा, उसको ट्रांसमिट कर देगा। किसको देगा? कम्युनिकेशन चैनल को। और कम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा माध्यम है जो इंफॉर्मेशन को ढोएगा, इंफॉर्मेशन को मूल रूप से ये ढोएगा। ट्रांसमीटर तो केवल उसको दे दिया, ये ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। डेट मीन्स चैनल जो है ना वो खुद अपना एनर्जी दे करके एक जगह से दूसरी जगह वहां पर पहुंचाएगा इसको, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। और संग्राहक जहां पर आप रिसीव कर लेते हैं फिर उसको वापस, इसको हम संग्राहक बोलते हैं। और संग्राहक बेसिकली जो होता है ना, केवल रिसीव ही नहीं करता, एम्पलीफाई भी कर देता है, सिग्नल को थोड़ा बढ़ा करके भी दिखा देता है ना। माने उसका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा भी सकता है ये। तो रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमीटर, ये मेन कंपोनेंट था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, यही बात उधर हमने दर्शा रखा था, खाली बस इधर डेफिनेशन हमने लिख रखा है। ठीक है, तो एक तो आपका ये रहा। अच्छा, कुछ ऐसा टर्म है जो कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा, उसी टर्म को हम यहां पर लिख रखे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें एक है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे पास ये जो माइक्रोफोन है ये ट्रांसड्यूसर ही है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो साउंड है, और साउंड को ये माइक क्या करता है? ये साउंड को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। यानी कि ये विद्युत ऊर्जा में इसको बदल दिया, और यही विद्युत ऊर्जा जो है वो कंप्यूटर में जाकर के स्टोर हो जाएगा फिर से साउंड के फॉर्म में। तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर क्या किया? एक एनर्जी के रूप को दूसरे एनर्जी के रूप में क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। ये कोई पाइप नहीं लगा हुआ है कि इसके थ्रू जो है हमारा साउंड वहां पे जाके चला गया। बेसिकली ये एक वायर है, और इस वायर में केवल करंट चल सकता है, तो हमारा साउंड करंट बना। इसका मतलब ये जो माइक्रोफोन है ये बेसिकली क्या किया? हमारे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो इसीलिए ऐसे माने इस डिवाइस को हम लोग ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और ट्रांसड्यूसर के बारे में आपको ये याद रखना है, ये ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर साउंड में कन्वर्ट करे तो उसको भी आप ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर जो है बेसिकली जरूरी नहीं कि माइक्रोफोन को ही केवल बोलेंगे, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक तो ये रहा जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा शब्द होता है, इसको बोलते हैं एटेन्युएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं छिन्नता, माने छिन्न हो जाना, कम हो जाना। जैसे आप एनर्जी को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसमिट करते हैं तो निश्चित तौर पर उस इंफॉर्मेशन का जो ऊर्जा होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा, माने घट जाएगा। तो घटने की प्रक्रिया को कहा जाता है एटेन्युएशन, छिन्नता। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज एटेन्युएशन। माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, माने इंफॉर्मेशन के संचरण के समय जो ऊर्जा में ह्रास होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? छिन्नता बोलेंगे। तो एक शब्द आपका ये रहा। और एक जो शब्द है ये इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन।
एम्पलीफिकेशन का मतलब ये होता है कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा दे, है ना। इसमें जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का जो डेफिनेशन है इसको आप हटा दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच amplitude of signal increased is known as amplification। इसी को कहते हैं प्रावर्धन। मतलब वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी संकेत का आयाम बढ़ता है, आयाम जो है ना उसको बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका है, ये वेव है, और इसको आप एम्पलीफायर से निकालते हैं, तो एम्पलीफायर से जैसे ही निकालिएगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। पहले आप देख लो ये हाइट कितना है, अब देखो हाइट कितना है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीफाई हो गया है सिग्नल, माने उसका आयाम जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसा प्रक्रिया, जैसे कि अगर मान लो हम कम साउंड में बोलते हैं, तो अगर माइक से बोलते हैं तो माइक में जो साउंड हमने दिया वो साउंड का माने जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। लेकिन एम्पलीफायर का अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो एम्पलीफायर क्या करेगा, हमारे साउंड को बड़ा कर देगा, यानी ज्यादा करके वो सुनाई देगा। तो खास करके जो एम्पलीफायर होता है, उस एम्पलीफायर के द्वारा आप जो है बढ़ाते हैं क्या चीज, सिग्नल का जो माने आप जो इधर से सिग्नल देते हैं उस सिग्नल का माने एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ से 3 प्रक्रिया आया, और हमारे ख्याल से ये तीनों प्रक्रिया आप समझ चुके हैं। तो तीनों प्रक्रिया के लिए जो है आप पहले स्क्रीनशॉट लो और इसको आप अपना नोट्स में इसको शामिल कर लो, ठीक है। जो इसका जो एगो करेक्ट जो डेफिनेशन है वो नीचे हम लिख दिए, इसको आप सही कर लेना, ठीक ना। चलिए, अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ और टर्म है, जैसे कि एक टर्म है इसको बोलते हैं मॉडुलन, मॉडुलेशन। मॉडुलेशन का मतलब ही होता है कि आप क्या करते हैं, कोई वेव है, उस वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना है, मान लीजिए हमें माने हम यहाँ से साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो साउंड यहाँ से कितना ही जोर से चेक करके बोले, ज्यादा दूर तक ये साउंड नहीं जाएगा, एक लिमिटेशन के बाद फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन मोबाइल फोन के थ्रू जो है हम एक साउंड को दूसरे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं हम अपने साउंड को। इसका मतलब हमने क्या किया, अपना जो माने साउंड जो था, यानी कि एक जो वेव था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया, उसका जो प्रॉपर्टी था उसमें कुछ बदलाव कर दिया, और बदलाव करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। इसको बोलते हैं मॉडुलन। आप जब बदलाव करते हैं ना किसी तरंग में, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी सिग्नल में या किसी तरंग में अगर आपने बदलाव किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलन। और आप कुछ भी उसको बदल सकते हैं। सामान्य तौर पे हम जो यहाँ पर लिखे हैं डेफिनेशन में वो फ्रीक्वेंसी बोले हैं, लेकिन माने सम कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो अकॉर्डेंस विथ फ्रीक्वेंसी है, माने फ्रीक्वेंसी के माने रिस्पेक्ट में जो है हम किसी गुण को परिवर्तित करते तो उसको मॉडुलन बोलते हैं। और इसका उल्टा प्रक्रिया जो होता है उसको बी मॉडुलन या डी मॉडुलेशन कहते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि मॉडुलित तरंग को फिर आप वापस लाते हैं, वापस सिग्नल ले लेते हैं, ऑडियो सिग्नल दिए उसको वापस खींच लिए, तो इसको बोलते हैं डी मॉडुलेशन। तो जो मॉडुलेशन था उसी का ये उल्टा है डी मॉडुलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपका एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और इन दोनों को मिला करके एक डिवाइस बनता है जिसको बोलते हैं मोडेम। मोडेम में क्या है कि एम ओ से मॉडुलेशन और DEM से डी मॉडुलेशन, इसी से बना है आपका मोडेम। मोडेम जो है एक ऐसा यंत्र है जो मॉडुलन और डी मॉडुलन दोनों करेगा, और साथ में कंप्यूटर को जोड़ेगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। ये मोडेम का काम है। तो मोडेम जो है ये बेसिकली इन दोनों से मिलाकर के बना हुआ एक डिवाइस है जिसका दोनों काम है, मॉडुलेट करवाना और डीमॉडुलेट करवाना। ये दोनों काम जो है ये मोडेम का होता है ना। तो ये 3 टर्म और है जो आपको ध्यान में रखना है। एक ये तो रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसका भी आप डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इससे कुछ जुड़ा हुआ और भी बातों का, जो कि बहुत ही सिंपल है। और ये सब चीजें जो है पहले ज्यादातर पूछा जाता था, अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा तो आप देखिएगा उसमें ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा।
जैसे एक एंटीना, एंटीना को क्या बोलेंगे, एंटीना का क्या है, एंटीना को कैसे डिफाइन करोगे? तो बेसिकली एंटीना क्या करता है, जो सिग्नल उसको मिलता है उसको ये कलेक्ट करता है, जमा करता है। सिग्नल को ये क्या करेगा, जमा करेगा, कलेक्ट करेगा। और ये जो सिग्नल है इसको कलेक्ट करके हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन, माने जो हम मंगाए थे या जो इंफॉर्मेशन लाए थे वो इंफॉर्मेशन हमको ये देगा। तो 3 टर्म है, हालांकि ये आधुनिक जमाने का बड़ा फेमस टर्म है जो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। एक प्रक्रिया होता है ईमेल। ईमेल का मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजते हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में, या ये बोल दीजिए कि ईमेल पर आप वीडियो भेज सकते हैं या जो भी है वो ईमेल है। इसको कहा जाए ईमेल। मेल का मतलब क्या होता है, वाहक जो ढोने वाला होता है उसको मेल बोलते हैं, है ना। और ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, माने इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप किसी भी चीज को जब ट्रांसफर करते हैं डाटा को, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईमेल, है कि नहीं। तो आपका जो है एक टर्म होता है ईमेल, इसका काम होता है डाटा को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। किसी भी वेबसाइट में आप देखिएगा ये रहता है लिखा हुआ www, इसका कभी कभार फुल फॉर्म पूछ देता है कि बताइए क्या होगा, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब इसको हम लोग बोलते हैं। पहले ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन कम इसका इस्तेमाल होता है। इसको बोलते हैं फैक्स। फैक्स का मतलब होता है फेसिमल टेलीग्राफी। जैसे मैसेज आप भेजते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से फैक्स भी होता था। लेकिन फैक्स में क्या होता था कि आपका जैसे यहाँ से अगर आपने फैक्स, किसी के फैक्स नंबर पर अगर आपने यहाँ से कोई भी चीज को प्रिंट करना है तो उसके वहां पर जो है डायरेक्ट उसका प्रिंट माने बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आप सेंड करोगे वहां प्रिंट बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फेसिमल टेलीग्राफी। अब अभी जो आपको हमने बताया कि मेन काम क्या होता है मॉड्यूलेशन का। मॉड्यूलेशन बोले तो बदलाव करना, कुछ प्रॉपर्टी चेंज करोगे तभी जा करके चेंज हो करके इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसमें ज्यादातर हम लोगों को पढ़ना है एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन। देखो वैसे फ्रीक्वेंसी का भी मॉड्यूलेशन होगा, फेज का भी मॉड्यूलेशन होगा, जिसको आप बोलते हो कला अंतर माने कला में परिवर्तन, है ना। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति में परिवर्तन, और एक जो आपका होता है ना एम्पलीट्यूड में भी परिवर्तन होता है। तो एम्पलीट्यूड में जब परिवर्तन आप करते हैं तो इसको हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जब जो वेव होता है, कैरियर वेव जो होता है, अच्छा वेव भी दो तरह का, एक बात ध्यान रखना। एक वेव जो आप भेजते हैं तो उसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल या मैसेज वेव, और जिसके द्वारा आपका मैसेज ढोया जाएगा उस वेव को बोलेंगे कैरियर वेव, वाहक तरंग, वो ढोने वाला है, ठीक है। तो इसमें इसका डेफिनेशन है व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड। ढोने वाला जो वेव है, तरंग है, उसका जब एम्पलीट्यूड आप बदल देते हैं तो हम लोग इस मॉड्यूलेशन को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। माने आप एम्पलीट्यूड को बदले हैं, तो किसका बदलना है, कैरियर वेव का, तो हम लोग इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है और बाकी सबका केवल डेफिनेशन देख लो। देखो फ्रीक्वेंसी का अगर चेंज कर दिए कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी का तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर फेज का चेंज कर दिए, एंगल कला को चेंज कर दिए तो उसको फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे, है ना। लेकिन उसका केवल डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन, लेकिन साथ में एक छोटा सा फार्मूला जो है ना इसका ध्यान में आप रखना, वो वहां से एक आध क्वेश्चन जो है कभी कभार आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है, माने इसे सिग्नल को भेजना है, और ये मान लो कैरियर वेव है, इसका जो है फ्रीक्वेंसी इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। हम क्या करते हैं कि इस कैरियर वेव पर इसको उठा के रख देते हैं, क्योंकि इस मैसेज सिग्नल को हमको भेजना है, इसको उठा के इस पे रखना पड़ेगा। और दरअसल इसका जो माने ये जो है कैरियर वेव, जब इसको उठा के रखोगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उस अनुसार से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ये जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसी अनुसार से कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। मतलब इसके एम्पलीट्यूड में ही इसको लाकर रख दिए, माने मैसेज सिग्नल को इसके एम्पलीट्यूड में जोड़ दिए, तो आपको जो सिग्नल मिलेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों को मर्ज करवाएंगे तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल या मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, इसका अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो। ये वाला चीजें जो है इसका हमारे ख्याल से स्क्रीनशॉट नहीं दिलवाए थे। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। मान लीजिए इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन ये है। देखो ये इक्वेशन कहाँ से लाए हैं, तो आप 11th में भी पढ़ेंगे, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये वेव का समीकरण होता है। ऐसा हम इसी तर्ज पर यहाँ पर इसको लिखे हैं। खाली बस ध्यान रखेंगे कैरियर वेव का जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे में c लगा देना है, इसका फ्रीक्वेंसी में भी c, इसमें भी C, इसमें तो m लग जाएगा क्योंकि ये मैसेज सिग्नल का है। इसका एम्पलीट्यूड है ये जो एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये तो टाइम है आपका।
तब मैसेज सिग्नल के लिए जब लिखोगे तो यहाँ पर आप जो है एम लगा दो, टाइम तो सबके लिए एक जैसा होता है, इसमें सी लगा दो, इसमें भी सी लगा दो। हमें करना क्या है कि कैरियर वेव को और मैसेज सिग्नल को दोनों को मर्ज करवा करके मॉड्यूलेटेड वेव बनाना है। मॉड्यूलेटेड कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है कि जो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में मैसेज सिग्नल को डाल देना है ताकि इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए। आप यहां से क्या कीजिए, ए सी, इसमें आप मैसेज सिग्नल को पूरा जोड़ दीजिए, यानी कि आप एम टी इसको जो है ना पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ये एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का वो पूरे चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका तो समीकरण है, यहां से हम ये समीकरण उठा के रख देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ए सी प्लस, यहां से इसको अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका इक्वेशन यहां से आप लिख दीजिएगा ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, और ये तो आपका यहां पर अभी करेगा साइन ओमेगा सी इंटू टी। तो दरअसल ये जो है एम ये मैसेज सिग्नल के लिए और सी कैरियर वेव के लिए ये सिंबल है। अब ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में से ए सी को हम कॉमन कर लेते हैं, ये नहीं माने कैरियर वेव का जो है इसका हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो बचेगा नहीं, वन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो था ही नहीं, तो हम इसके जगह पर क्या करते हैं ना, ए सी से डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपका जो है इसको जब वापस ले जाएंगे तो ये फिर आपको पहले जैसा समीकरण दे दे। तो ई जो आएगा जैसे है वैसे उतर जाएगा, साइन ओमेगा एम इंटू टी, और साथ में ये जो मल्टीप्लाई जैसे था वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर आपको एक रेशियो देखने को मिल रहा है, और इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हमको यही पर पहुंचना था, इसी को हमको जानना था। ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उस पर फिर वापस आएंगे स्क्रीनशॉट दिलवाने के लिए, परेशान मत होना। यहां से एम टी इज इक्वल टू यहां से ए सी, ये जो आपका टर्म था इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, यहां से जैसे है बाकी को आप उतार दो, बाकी को वैसे ही उतार दो। तो ये जो इक्वेशन हो गया ये मॉड्यूलित वेव का इक्वेशन हो गया, मॉड्यूलित तरंग जो है, मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसका ये समीकरण हो गया। जहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जहां पर आपको ध्यान रखना है म्यू का जो वैल्यू आया था वो ए एम बट्टा ए सी आया था, और इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। इसको मॉड्यूलन मॉड्यूलन सूचकांक या इसको गुणांक भी लोग बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूलन गुणांक भी बोलते हैं, मॉड्यूलेशन फैक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, या इसी को आप जो है मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन फैक्टर ही भी है। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन फैक्टर जो होता है जिसको आप मॉड्यूलेशन फैक्टर जिसको आप बोलते हो, यानी मॉड्यूलन जो नियतांक जिसको बोलते हो, ये मॉड्यूलन नियतांक का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा इस बात को कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो वेरी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये दिया रहेगा आपको। दरअसल आपका ये जो मॉड्यूलेशन जो हो रहा था एम्पलीट्यूड का, इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है ये सब चीज़ के बारे में पूछ देता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का बताइए फार्मूला क्या होगा, तो ये सब चीज़ कभी कभार पूछ देता है, तो इसीलिए ये फार्मूला जो है आपको याद रख लेने हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये एक पेज ये रहा आपका, नेक्स्ट जो पेज है आपका ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आप ध्यान रखना। एक तो आपका हो गया अभी एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन। अब बाकी चीजें पढ़ना तो है लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, इस तरह से समीकरण नहीं लिखना है बाकियों का। तो इसमें हमारा जो अगला टर्म है वो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डायरेक्ट इसको खाली बस ध्यान में रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा और फेज मॉड्यूलेशन में फेज का चेंज होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको जो है इसको डिफाइन कर लेना है और इसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, केवल डेफिनेशन आप ध्यान में रखें, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये रहा। अच्छा, अब क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो जो हमारा ढोने वाला जो होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एक टर्म लगा रखे हैं
देखो, माने आवृत्ति का एक ऐसा प्रास जिसमें संचार प्रणाली काम करे, उसको हम लोग बैंड बैंड की चौड़ाई या बैंड विड्थ बोलते हैं। माने आप जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, उसका एक रेंज होता है, उसमें ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैंड की चौड़ाई। आप जैसे गौर कीजिएगा, जितना भी चैनल चलेगा, जितना भी रेडियो चैनल या कोई भी चैनल हो, उस चैनल का एक अपना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक ना। और वो जो रेंज होता है उसी को हम यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को ढोने के लिए। तो दरअसल आपको जो है ना इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, जैसे कि स्पीच, स्पीच का मतलब होगा भाषण, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आपका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होना चाहिए? 300 हर्ज से लेकर के 3100 हर्ज तक होना चाहिए। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? बड़ा में से छोटा घटा दो, यानी 2800 हर्ज हो जाएगा। म्यूजिक, संगीत, संगीत को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कम से कम आपको फ्रीक्वेंसी रेंज कितना देना पड़ेगा? ये तो म्यूजिक तो कम साउंड पर भी चलता है, हाई साउंड पर भी चलता है, इसीलिए जितना तक हम सुन सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी रेंज होना चाहिए। तो हम लोग का श्रव्य यानी कि सुनने का ऑडिबल रेंज कितना है, श्रव्य प्रास कितना है? 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक। तो स्वाभाविक बात है कि इसका अगर गैप निकालोगे यानी कि चौड़ाई निकालोगे तो वही 20 किलो हर्ज ही रहेगा, क्योंकि इसमें से 20 हर्ज घटा करके कोई बड़ा माने अंतर होने वाला है नहीं, इसीलिए वही चीज वहां पर रख दिया गया है। अच्छा, वीडियो सिग्नल को अगर आपको ट्रांसमिट करना है, दृश्य अगर इसको आपको ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी रेंज कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा? 1500 मेगा हर्ज से लेकर के 1506 मेगा हर्ज, 1500 मेगा हर्ज से लेकर के 1506 मेगा हर्ज तक। तो बैंड का चौड़ाई कितना हो जाएगा? बड़ा में से छोटा घटा दो, 6 मेगा हर्ज। ये वीडियो सिग्नल के लिए कह रहा है। देखो, स्पीच सिग्नल के लिए 300 से 3100, 2800 उसका बैंड का चौड़ाई। म्यूजिक सिग्नल के लिए कितना रहेगा? तो ये 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक रहेगा। और वीडियो सिग्नल के लिए आपका क्या रहेगा? 1500 मेगा हर्ज से लेकर के 1506 मेगा हर्ज तक, अगर इसको ट्रांसमिट करना है तो। अच्छा, कंप्यूटर डाटा के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको 2000 मेगा हर्ज से लेकर के 2600 मेगा हर्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज लेना पड़ेगा। तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा? रेंज माने बैंड का चौड़ाई कितना आएगा? 600 मेगा हर्ज आएगा। तो एक ये डाटा आप जरूर याद रखिए, कभी कभार ये पूछ देता है कि बताइए स्पीच भाषण के लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होना चाहिए। तो ये रेंज जो है ना कभी कभार पूछ देता है, और ये रेंज आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो और इसका आप अपना नोट्स बना लीजिए। अब आते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कितने टाइप का है, कैसे वो काम करता है। देखिए, सबसे पहले, इससे पहले जब हम लोग टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल करते थे तो उसमें वायर हुआ करता था। आजकल तो अधिकतम चीजें जो है वायरलेस काम कर रहा है। तो पहले क्या होता था ना कि वायर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। जब वायर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जब इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, या आप ये कह दीजिए कि आप जो बिना वायर का जब आप इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, अंतरिक्ष संचार प्रणाली। तो दोनों का डेफिनेशन हमने लिख रखा है कि जब संदेश संकेत विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अंतरिक्ष से स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष संचार प्रणाली। लेकिन जब इसी को हम लोग किसी वायर के थ्रू, तार के द्वारा अगर भेजते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दरअसल हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तो दो ही पैटर्न पे काम करता है, जिसमें ये वाला सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग आजकल सबसे ज्यादा करते हैं, ये वाला सिग्नल का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं, है ना। तो दरअसल आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये दो मने तरीका से जो है मूल रूप से चलता है, और ये दोनों का जो है डेफिनेशन आपके सामने है। आप इसको भी अपना कॉपी में जो है नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मूल रूप से ई में तो तार लेकर के जाएगा, तो इसमें तो ज्यादा कुछ करना जरूरत है ही नहीं। स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम, या ये कह दीजिए अंतरिक्ष के द्वारा यानी वेव के द्वारा जब आप इंफॉर्मेशन को ढोते हैं तो उसको भी ढोने के लिए आपको जो है ना अलग अलग टाइप का वेव का जरूरत पड़ता है। वही चीज हम यहाँ पर आपको दर्शा रखे एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए,
अगर आप केवल ग्राउंड पर ही बहुत ही कम, जैसे वॉकी टॉकियर वगैरह जो काम करता है उस टाइप से अगर आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो इसमें जो वेव आपका काम करता है उस वेव का नाम हम लोग ग्राउंड वेव बोलते हैं। माने ग्राउंड के अलोंग जब हम लोग वेव को भेजते हैं और ये इंफॉर्मेशन एक जगह दूसरे जगह ले जाता है, ये ज्यादा दूर तक काम नहीं करेगा, इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव। ये जो आपका आएगा इसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वेव। हिंदी में बोलते हैं भूतरंग। ठीक है। अच्छा, अब ये पृथ्वी है, याद रखिएगा ये पृथ्वी है। पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जाइए, एक स्फीयर, एक क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं आयोनोस्फीयर। अगर आपने यहां से सिग्नल भेजा और आयोनोस्फीयर से टकरा करके कोलाइड करके वापस आया और किसी जगह इंफॉर्मेशन दिया, तो जब एक ऐसा वेव जो आयोनोस्फीयर आयन मंडल से टकरा करके एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन दे, तो ऐसे वेव को, इस वेव का नाम हम लोग बोलते हैं स्काई वेव। ये इसका वेव है, ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलेंगे स्काई वेव, आकाश तरंग। लेकिन जब यही आपका सिग्नल जो है ना, याद रखिएगा, यही सिग्नल जब आपका किसी सैटेलाइट से होकर के फिर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, तो हम लोग इस वेव का नाम देंगे स्पेस वेव। किसी सैटेलाइट से ये जाकर के होकर के गुजरेगा यहां से और फिर इसके द्वारा यहां पहुंचेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस वेव। यानी कुल मिलाकर के वेव कितने प्रकार के होंगे? 3 तरह के। ठीक है, 3 तरह के वेव से हमारा काम चलता है, एक ग्राउंड वेव से, एक स्काई वेव से और एक स्पेस वेव से। तो कुल मिलाकर के वेव का संख्या कितना हो गया? 3। ये तीनों को हम डिफाइन भी कर रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका डेफिनेशन भी हम यहाँ पर इधर जो है आपको दिखा देते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, इसका हिंदी आप लोग कर लेना, बड़ा सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। देखो, ग्राउंड वेव का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि भूतरंग होगा, भूतरंग। और जो डेफिनेशन हमने आपको बोला वही चीज लिखा हुआ है। When wave propagate from transmitting antenna to receiving antenna along with ground, then it is known as ground wave. ग्राउंड के अलोंग यानी पृथ्वी के अलोंग अगर एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है जिस वेव के द्वारा, तो उस वेव का नाम होता है क्या चीज? भूतरंग। और याद रखिएगा, इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी ग्राउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो 1500 किलो हर्ज से कम होना चाहिए। 1500 किलो हर्ज से कम होना चाहिए। यही बात आप हिंदी में अपना लिख भी लेना। ठीक है, ग्राउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1500 किलो हर्ज से कम होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपका याद रखना है। उसके बाद है आकाश तरंग। आकाश तरंग, स्काई वेव, आकाश तरंग, स्काई वेव। इसको क्या बोलेंगे? द वेव प्रोपगेटिंग फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयोनोस्फीयर। आयन मंडल से परावर्तन होने के पश्चात जब तरंग किसी ट्रांसमिटिंग यानी कि प्रेषित एंटीना से रिसीवर यानी कि संग्राही एंटीना तक चलता है या प्रोपगेट करता है या संचरित होता है, तो हम ऐसे वेव को स्काई वेव कहते हैं। और स्काई वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आकाश तरंग का जो आवृत्ति होता है, वो तो एक बात तो तय हो गया कि 1500 किलो हर्ज से अधिक होना चाहिए, लेकिन 30 मेगा हर्ज तक होना चाहिए। यानी 1500 किलो हर्ज से अधिक होना चाहिए और 30 मेगा हर्ज तक होना चाहिए। ठीक ना? किस वेव का? तो स्काई वेव का। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तरंग, अंतरिक्ष तरंग, स्पेस वेव। तो ये एक ऐसा वेव है जो सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो ऐसे तरंग को हम लोग बोलेंगे स्पेस वेव। और अंतरिक्ष तरंग का जो आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है, याद रखिएगा इसका भी 40 मेगा हर्ज से अधिक ही होना चाहिए। कम से कम 40 मेगा हर्ज, उससे अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, तो 40 मेगा हर्ज से अधिक आवृत्ति किसका होगा? अंतरिक्ष तरंग का। 1500 किलो हर्ज से अधिक और 30 मेगा हर्ज से कम आकाश तरंग, और 1500 किलो हर्ज से कम भूतरंग यानी ग्राउंड वेव। अंतरिक्ष वाला में एक बात और याद रखिएगा कि सैटेलाइट का जो हाइट होता है वो 3600 किलोमीटर जो है, माने कम से कम होना चाहिए। 3600 किलोमीटर हाइट पर जो है ये काम करता है। ठीक ना? तो एक तो ये है जो बात हमने बताया, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। एक आखिरी बात जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का है वो है हाइट ऑफ एंटीना।
कम्युनिकेशन सिस्टम को संचालित करने के लिए एंटीना का हाइट कितना होना चाहिए या हाइट जो होता है वो निकालने का क्या फंडा है, ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड में आपने अगर मान लो यहाँ से इसको अगर रेडियस इस तरह से बना दिया है, तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है वो तो एकदम क्लियर कट है कि पृथ्वी का रेडियस RE बोल दीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ। मान लीजिए आपका जो एंटीना है वो इतना हाइट पर है, यहाँ पर इस तरह से। लेट अस सपोज ये एंटीना का हाइट जो है वो h है मान लीजिए। तो स्वाभाविक बात है कि वेव जो है यहाँ से ऐसे भेजेगा सिग्नल, यहाँ से अगर मान लीजिए इस कोना में अगर वेव सिग्नल को भेजना है तो वो सिग्नल यहाँ से ऐसे भेजेगा इस तरह से। हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर कोई सर्कुलर रास्ता हो, सर्कुलर रास्ता पर उसका रेडियस जो होता है उसके ऊपर खींचा गया स्पर्श रेखा इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेगा, ये परपेंडिकुलर बनाएगा। हमको ये हाइट चाहिए। अब जरा गौर करना, इसको अगर डॉट डॉट करके सीधा अगर हम मिला भी दें, ये भी तो रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस आएगा वो रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा। तो जरा देखो, एक साइड का नाम लिखते हैं A, यहाँ से B, इसका नाम आप यहाँ पर C डाल दो, यहाँ पर आप कुछ डाल दो, D डाल दो, ठीक है। अगर गौर करो तो हम एक ट्रायंगल में, चूंकि हमको हाइट चाहिए तो हाइट और एक रेंज, रेंज ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना रेंज है उसका, है ना, इसको रेंज बोलते हैं। रेंज पकड़ेगा तो कितना, इसको हिंदी में परास बोलते हैं। ये भी एक बात जानकारी में होना चाहिए। या तो रेंज पूछेगा नहीं तो हाइट पूछेगा। मान लो हाइट दिया हुआ तो कहेगा कितना रेंज तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और अगर रेंज दिया हुआ तो कहेगा कितना हाइट का एंटीना होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए एक बात याद रखिएगा, ये भी आपका एक मेंशन रहेगा। अच्छा, हम लोग अगर देखें फ्रॉम ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। ऐसे कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन ये हाइपोटेनस होगा, तय है। इसका मतलब आप हम यहां से लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जो कि रेंज का स्क्वायर है, प्लस फिर आपका ये जो आएगा BC का स्क्वायर, तो यहां से आप BC का स्क्वायर कर दीजिए। और दरअसल AC का जो वैल्यू है ना वो H प्लस RE है, H प्लस RE है, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आप डाल दो। और हमको रेंज चाहिए, मान लीजिए ये रेंज चाहिए, तो AB को रहने दे, अभी AB का होल स्क्वायर करके रहने दे। BC भी तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां से यहां तक देख लो, ये भी आपका क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसका जो वैल्यू है ना यहां पर आप रख दो, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, है ना। अब यहां से हमको रेंज चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको उठा के इधर कर लेते हैं। AB का स्क्वायर, AB का जो स्क्वायर है, AB का जो स्क्वायर है, ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहां से लिखना चाहो इसको उधर ले आओ और इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, H स्क्वायर RE का स्क्वायर प्लस 2 इंटू H इंटू RE और माइनस RE का स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपका ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये जो RE जो है ना वो हाइट ऑफ एंटीना से बहुत ज्यादा है, इसीलिए H स्क्वायर जो होगा इसको अगर आप जोड़ेंगे भी तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। तो हम लोग इसको जो है ना जीरो कर लेते हैं, करीब करीब जीरो। जैसे अगर मान लो 6400 किलोमीटर है और उसमें हम जो है मान लेते हैं कि 6400 किलोमीटर में जो है ना मान लेते हैं 500 मीटर जोड़ दिए, 600 मीटर जोड़ दिए, तो उसका कोई ज़्यादा महत्व रहेगा नहीं। इसीलिए आप क्या करें कि चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हम इसको कर रखे हैं तो ये तो खैर बड़ा वैल्यू होगा, और ये जो है ना केवल H है, H स्क्वायर है, तो ये छोटा वैल्यू होगा, इसके कंपैरिजन में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए दरअसल यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से AB जो आएगा ये बराबर, ये तो खत्म हो गया, इसको जीरो कर लो, केवल ये बचेगा और ये भी आपका रूट के अंदर बचेगा 2HRE, ठीक है। और यही बेसिकली आपका रेंज है, यहाँ तक जो है सिग्नल जो है वो पकड़ेगा। तो हम थोड़ा सा और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। वेयर आप केवल यहाँ पर याद ये रखना, वेयर केवल आप यहां पर याद रखना, H का मतलब हो जाएगा आपका हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना, ठीक ना, एंटीना
का ऊंचाई, एंटीना का ऊंचाई। और आर ई का मतलब तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का त्रिज्या ये होता है ना। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है ना वो फिक्स होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक ना। तो आपका ये जो फार्मूला था वो रेंज का फार्मूला था, रेंज वाला जो फार्मूला आप लिखे थे, यानी कि परास निकालना है कि कितना दूरी तक चैनल पकड़ेगा, इसको परास बोलते हैं। तो ये जो आपका पकड़ेगा कितना, 2HRE, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको याद रख लेने हैं। देखिए इस पर आधारित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही टाइप का क्वेश्चन जो है ना खूब पूछा गया है। इसमें कहा यह गया है कि मान लीजिए हाइट ऑफ एंटीना जो है ना वो 245 मीटर है, हमारे ख्याल से यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा है, हमने देखा है, ये हमारे ख्याल से बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं डाटा ही सही है या गलत है, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं। सही है, यही है ना, 245 मीटर है ये ऊंचाई है किसका, ये हाइट ऑफ एंटीना का है। तो हमसे पूछता है कि बताइए इसका रेंज कितना होगा, माने कितना रेंज तक इसका परास क्या होगा, यानी कितना रेंज तक ये जो है पकड़ सकता है चैनल। बस ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये माने बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बोर्ड का बोर्ड मॉडल BM कर देते हैं, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कई बार पूछा, भाषा में आपको अरेंज करके दे रखा है कि एक एंटीना है जिसका हाइट इतना है, तो बताइए इसका रेंज क्या होगा, परास क्या होगा। हम लोग फटाफट इसको जो है ना इसी पर रख करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो रेंज बराबर, नहीं तो एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करके जरूर बताना और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसका आंसर जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सिंपल सा आंसर आएगा। आपको केवल H के जगह पर ये वाला वैल्यू किधर गया, ये वाला वैल्यू उठा के रख देना है, RE का मान ये वाला उठा के रख देना है। केवल किलोमीटर को अगर आप चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर दें, या फिर इसका जो मीटर होगा उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो इसका जो है ना बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मीटर या किलोमीटर जिसमें भी आंसर दें आप, लेकिन आप निश्चित रूप से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर नीचे रूप में लिख करके दिखाइए, ठीक ना। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जो आपका ये पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और एक जो आपका ये पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसका जवाब जरूर देना आप, ठीक है। तो ये आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का पूरा कहानी जो है वो हो गया फिनिश, खत्म। आपका मॉडर्न फिजिक्स जो है अब तो कुछ बचा भी नहीं, ये तो एक्स्ट्रा टॉपिक था, उस पर भी हम लोग बात कर लिए, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यूट्यूब पर जो है केवल और केवल आपका बचा हुआ है ऑप्टिक्स, जो ऑप्टिक्स आपको अब पढ़ना है। तो पहले इतना तक आप जितना पढ़े हैं वो पूरा कवर करके रखिए। ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, यानी कि उसके बारे में पहले से भी बहुत सारा चीज़ें हम लोग जानते हैं, है ना। ये बात सही है कि इधर जो पढ़िएगा 12th में वो थोड़ा नया होगा, आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो जाना पहचाना टॉपिक है तो ज़्यादा परेशानी वो खड़ा करेगा नहीं, ठीक ना। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और बढ़िया से इसको आप तैयार कर लीजिए। अब हम लोग जो कुछ भी बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके, लेकिन इतना तक पहले आप कंप्लीट कर लो, ये सब चीज़ आपके लिए नया था, है ना। तो मिलते हैं अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उस वीडियो लेक्चर में, और तब तक आप तैयारी अपना जारी रखें। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगला जो अपना वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में।